हेलो गाइस, बहुत दिन बाद आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा सा मैं बिजी था और एक एलॉन मोटिवेशनल वीडियो आया है इसी चैनल पर, इस वीडियो के पहले, है ना। तो मैं अपनी जो अंदर की जो इच्छाएं थी ना उसको प्रकट कर दिया था आप लोगों के सामने, और मेरी भी कुछ विशेष थी कि भैया कुछ ऐसा कुछ होगा तभी एक नया वीडियो आएगा, और वो विशेष पूरी हो चुकी हैं। तो अब हम लोग लेक्चर पे आ चुके हैं। ये क्लास 12th का लेक्चर है, मानव जनन। इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। और यदि आपको नहीं मिला है तो आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। देखिए, ये अध्याय 4 है। इसके पहले के अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, तीनों के जो लेक्चर्स हैं ना वो पूरे सेपरेट वीडियो पूरे चैनल पर अपलोड है। तो आप लोग क्या करिए, बायोमन चैनल पर जाइए, इसके बाद प्लेलिस्ट को टच करिए, वहाँ पे होगा क्लास 12th बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर जा करके आप क्लास 12th के बायोलॉजी के पूरे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो देखिए, जनन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से क्या मतलब, जनन से मतलब होता है जननांग, मतलब कि जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं मैं आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। बताइए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए। मेल के 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताइए और फीमेल के 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताइए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि भैया जनन स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य आखिरकार क्या है। तो देखिए, यहां पे हम लोग जब पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि जो जनन तंत्र को स्वच्छ रखना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझते हुए हम लोग चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक एजेंसी आती है, उस एजेंसी का नाम है WHO। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, उसको कौन निवारण करता है पूरे देश में, वर्ल्ड, पूरे देश में स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याओं को WHO नियंत्रित करता है। बताइए भैया, बताइए। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी अगर कहीं पे जैसे कोरोना चल रहा है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को जरूर पता होगा, और वो उसको रोकने के लिए, वो रोग ज़्यादा फैले ना, इसके लिए बहुत प्रयास करती है, ठीक है। अब देखिए, बच्चे कहते हैं ना सर नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए। देखिए भाई, ये नोट्स है हमारी, और ये नोट्स हमारी खुद से लिखी हुई है, इसको हमने खुद से लिखा है, और इसको इतना बेहतर तरीके से तो हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन इसी से लिख के इसी में आपको जितना भी होगा सब पढ़ा देंगे। इसके बाद यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो यही नोट्स आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, फ्री वर्जन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, अब हम लोग कैसे समझेंगे भैया कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। अब भैया जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके बारे में तो पहले समझ ही ले कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जनन स्वास्थ्य क्या होता है कि मानसिक शारीरिक रूप से, अब पहले आप थोड़ा सा मेरी बात को समझ लीजिए, ठीक है, मैं भी लिखूंगा नहीं। स्वास्थ्य का मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि भैया ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि स्वच्छ हो, ठीक है। स्वच्छ का मतलब ऐसा व्यक्ति जो सफाई से रहता हो, इसके बाद उसके पास कोई भी बीमारी ना हो, है ना, अच्छा सा खाता पीता हो, वो स्वास्थ्य है। बताइए, आप लोग यही कहते हैं ना स्वस्थ कौन है, वो एक सेब रोज खाता है, ये मतलब ये स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य उसको हम नहीं कह सकते हैं। स्वास्थ्य का मतलब हम लोगों की डिफिनीशन में स्वास्थ्य का मतलब यही होता है कि भैया जो अच्छे से चल रहा हो, देख रहे हो, वाह शरीर अच्छी है, हमारी शरीर, बताइए हमारी शरीर कैसी है, अच्छी है, अच्छी ना, बताओ ना, नहीं बताओगे जल्दी कमेंट करो, पहले तो गुड मॉर्निंग, इसके बाद कमेंट, ठीक है। हमारी शरीर अच्छी है तो आप लोगों ने बोल दिया अरे सर तो बहुत स्वस्थ हैं भैया, अमन भाई बहुत स्वस्थ हैं, बोल देंगे ना, लेकिन ऐसे नहीं होता है। स्वास्थ्य का मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक मतलब उसके शरीर में कहीं भी कोई डिजीज ना हो, या उसको चलने में कोई दिक्कत ना आती हो, दौड़ भी लेता हो, चल भी लेता हो, पहाड़ भी चढ़ लेता हो, है ना, चोरी करके भाग भी जाता हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। इसके बाद शारीरिक मानसिक रूप से, अब मानसिक क्या हुआ, मतलब कि स्वास्थ्य का मतलब डिफिनीशन समझिएगा, ये जो स्वास्थ्य की डिफिनीशन है ना, ये छोटी सी नहीं बहुत बड़ी है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से। अब मानसिक रूप से स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है कि भैया किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है,
किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, ठीक है। चिंता है अपने कैरियर से रिलेटेड, मतलब कि रिलेटेड अपने गोल से रिलेटेड चिंता है सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन इतना नहीं कि भैया दूसरों का देख के जल रहे हो, कहीं ना कहीं अंदर अंदर घुट रहे हो, है ना, कह रहे उसके पास तो इतना है, मेरे पास इतना कम है, ओ ये क्या होगा, अब क्या मेरा क्या होगा, इसने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लिया, मेरा क्या होगा, टेंशन है। हमको भी ऐसी टेंशन रहती है ना, लेकिन सब कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो देखिए सब ऐसे ही, देखिए स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को मैं चाहता हूँ कि एक लाइफ कोच की ज़रूरत होती है, लाइफ कोच, कैरियर कोच की ज़रूरत होती है। जब उसको एक लाइफ कोच मिलता है ना, कैरियर कोच मिलता है ना, तो क्या होता है, वो बहुत आगे तक जाता है, क्योंकि कैरियर कोच उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस लाता है, ठीक है, कैरियर कोच, ठीक है। तो देखिए, और हम तो कैरियर कोच ही हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, चैनल से रिलेटेड, है ना, सिलेबस से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ भी हो, बायो अमन को जरूर याद करना, क्योंकि बायो अमन आपके साथ है, ठीक है। तो देखिए शारीरिक रूप, मानसिक रूप, मानसिक क्या होता है कि भैया उसको मानसिक किसी भी प्रकार का तनाव तो नहीं है, किसी चीज़ का डर तो नहीं है, और भी कुछ मेंटल में कुछ चल तो नहीं रहा है दिमाग में, ठीक है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। अब भावनात्मक क्या हुआ कि भैया जो उसके हाव भाव है, जो रहने का तौर तरीका है, वो अच्छा है कि नहीं, पता लगे वो स्वस्थ है, लेकिन भावनाओं से वो बिल्कुल खराब है, सब पे शक करता हो, है ना, कुछ भी करता हो, बिल्कुल गंदी जगह में पड़ा रहता हो, बाहर निकला तो ऐसे तेल वेल चुपड़ के, जैसे लड़कियां निकलती हैं बिल्कुल चुपड़ के निकलती हैं, वाह बिल्कुल अच्छी दिखती है, ऐसे ही आता हो, बताइए। तो जनन स्वास्थ्य, देखिए टाइम लगेगा ही लेक्चर में, ठीक है, और लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा ना बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, मतलब कि जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो, और इसके बाद भी WHO ने बोला कि जो व्यवहारात्मक व सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। अब इसकी डिफिनीशन आप लोगों ने लिख लेना, जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, जनन, तो जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो उसी को हम बोलते हैं कि यही जनन स्वास्थ्य, मतलब यही इसका जो जनन स्वास्थ्य है, इसका जो स्वास्थ्य है अच्छा है, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य में क्या लिखेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसकी स्पेलिंग होती है। देखिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लड़कों की काफ़ी डिमांड थी कि सर आप मतलब कि इंग्लिश नहीं लिखते हैं। भैया देखिए मैं तो वैसे CBSE बोर्ड वालों को भी पढ़ा लूँ बायोलॉजी, लेकिन मैं हिंदी बोर्ड से था भैया, तो हिंदी बोर्ड वालों को भी पढ़ाता हूँ, लेकिन इंग्लिश से मैं पूरी पढ़ा सकता हूँ बायोलॉजी, ठीक है, कोई दिक्कत, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आप लोगों की दिक्कत है भैया कि आप लोग किस में पढ़ सकते हैं, आप लोग किस में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो देखिए टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इतना बता देता हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसके बाद कभी तुमको कॉपी खोल के पलट के देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए जनन स्वास्थ्य क्या हुआ कि जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक व सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, उसे हम बोल सकते हैं इसका जनन स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब इसके बाद देखिए ये जो डिफिनीशन है ना, इतनी जो ये पूरी डिफिनीशन है, इसको किसने दिया, इसको दिया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, जो विश्व का जो हेल्थ का जो मैनेज करता है ना, पूरे विश्व में हेल्थ फैसिलिटी को मैनेज करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे चाचा के चाचा, सबसे ऊपर वाले चाचा, ठीक है, वो उन्होंने बोला कि भैया जो स्वस्थ होता है ऐसा व्यक्ति को हम बोल सकते हैं ये हेल्दी है या स्वस्थ है, ठीक है। समझ गए आप इसको, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, मतलब उसका व्यवहार बाय नेचर वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वो सामाजिक रूप से, मतलब कि लोगों के पास बैठता भी हो, लोगों की बातें भी सुनता हो, सब लोगों को झेल भी लेता हो। अब जैसे हमारी एक खराब आदत है, मैं अपनी खराब आदत बताऊं, खराब आदत बतानी नहीं चाहिए यार, वैसे बता देता हूँ, तुम लोग कर ही क्या लोगे मेरा। देखो खराब आदत मेरी क्या है कि मैं लोगों को जल्दी झेल नहीं पाता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाटू टाइप के होते हैं ना, चाटू प्रकृति के, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के साथ में भी होंगे चाटू प्रकृति के, तो भैया उनको हम नहीं झेल पाते हैं, उनसे बता देते हैं यू आर दूर रहेंगे, ठीक है, यू आर दूर रहेंगे, तो हमसे दूर रहो, नहीं तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस वीडियो में, ठीक है, मतलब कि इस लेक्चर में हम लोग जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिवार नियोजन के बारे में, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, बस 2 मिनट लगेंगे, बता दूं परिवार नियोजन के बारे में, ठीक है, डिफिनीशन सब बताऊंगा। इसके बाद परिवार नियोजन के उपाय के बारे में, ठीक है,
परिवार नियोजन के उपाय के बारे में, परिवार नियोजन पढ़ेंगे इस वीडियो में, मतलब कि इस चैप्टर में, ठीक है। और चैप्टर के अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो भैया पार्ट 1 पार्ट 2 L1 L2 में कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। इसके बाद एमनियोसेंटेसिस के बारे में, एमनियोसेंटेसिस के बारे में। देखिए हम लेक्चर को अब आज से लेक्चर को हम पढ़ाने से पहले भैया हम उनके टॉपिक्स लिख दिया करेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो भैया कुछ लड़के रहते भैया पता ही नहीं रहता क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, तो लेक्चर ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन भाई ओमन बिल्कुल फिट पढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में, ठीक है, इसी वीडियो में, ठीक है। और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड उनको हम बिल्कुल कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे MTP के बारे में, बिल्कुल गहन अध्ययन भैया, इन सबको पढ़ाऊंगा ना तो पूरी दिमाग में घुस जाएगा। MTP जानते हो क्या होता है? MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आगे बताऊंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गर्भ निरोधक युक्तियाँ के बारे में, गर्भ निरोधक युक्तियाँ के बारे में, ठीक है, गर्भ निरोधक दवाइयाँ के बारे में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में, STD, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि लैंगिक संचारित रोग के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बांझपन के बारे में यानी कि इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी, बांझपन क्या होता है? बांझपन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हो, संबंध बना लेता हो, लेकिन बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो। और नपुंसक किसे कहते हैं? नपुंसक उसे कहते हैं भैया जो सेक्सुअल एक्टिविटी कर ही ना पाता हो, उसे बोलते हैं नपुंसक, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए जो नोट्स आप लोग बनाएंगे ना मेरी नोट्स में क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाया जनन स्वास्थ्य, तो जनन स्वास्थ्य की सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, इसके बाद इतना लिखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, इसको सब चीज़ के बारे में लिखेंगे, इसके बाद वो नोट्स को सजाएंगे, ठीक है। तो मिटा दो इसको, मैं ऐसे ही आप लोग नोट्स बनाएंगे। और जिस बच्चे ने भैया नोट्स बनाई है ना वो हमको ज़रूर बताएगा, ठीक है। हम लोग उसको क्या इनाम देंगे? क्या इनाम देंगे? इनाम नहीं देंगे उसको, सबसे एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे। और वो सरप्राइज़ पता है क्या है? सरप्राइज़ है हम भैया उस लड़के का नाम या उसका कुछ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा तो हम लोग उसको अपने इंस्टाग्राम आईडी पे शो कराएंगे। तो हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो देख लीजिए आप लोग, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है bioaman123, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड मोटिवेशनल चैनल है, अगर आप लोगों की ज़िंदगी से कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, उस चैनल का नाम है बायोअमन मोटिवेशन। तो आप लोग क्या करिए कि आप लोगों को ये जो लिंक है ना, इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? परिवार नियोजन, ठीक है। इंग्लिश से भी लिख देते हैं भैया, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। देखिए हमारा एक दूसरा चैनल है, तीसरा चैनल है बायोअमन शॉर्ट्स करके, ठीक है, वो हमारी टेक्निकल टीम चलाती है। तो वहाँ पे हम लोग ब्लॉग्स भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्द, कि भैया बायोअमन क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे पढ़ता है, ठीक है, आगे का फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ बताएंगे उस चैनल पे, ठीक है। तो देखिए परिवार नियोजन क्या कहता है कि विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जहाँ जनन स्वास्थ्य को लेकर के 1951 में परिवार नियोजन की शुरुआत की गई पूरे विश्व में। देखिए जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि 1947 के पहले, 47 के पहले क्या था, यहाँ पे अंग्रेज थे। देखिए भैया ये समझाने वाला टॉपिक है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे फालतू बात कर रहा हो, तो ये सब मत करिएगा, ठीक है। और यदि आपको लगता है मैं फालतू बात करता हूँ तो भैया आप लोग बिल्कुल हमारे साथ छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको बिना पढ़ने वाले लड़कों की ऐसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सब्सक्राइब सब भैया हम पे फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ाना चाहिए, बस पढ़ना, जितना हम पढ़ा देना बच्चे को समझ आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो परिवार नियोजन था, फैमिली प्लानिंग था, वो विश्व में भारत ही एक पहला ऐसा देश था जहाँ पे परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। अब क्यों की गई इसको समझ लीजिए, क्योंकि देखिए जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1947 के पहले, हमारे भारत में जो हेल्थ फैसिलिटी थी बहुत कम थी, हेल्थ फैसिलिटी कम थी।
मतलब कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह थे वो किसके लिए थे, वो अंग्रेजों के लिए होते थे, और हमारे लिए हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, अंग्रेज देते ही नहीं थे। तो क्या होता था, जब भैया हमारे लिए हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो हम लोगों की हेल्थ फैसिलिटी क्या होगी, पूरी तरह से हेल्थ फैसिलिटी हमारी खराब होगी। और जब हमारी हेल्थ फैसिलिटी खराब हुई देन वहां पे क्या हुआ, एक सेकेंड, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देन वहाँ पे क्या हुआ कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो हेल्थ फैसिलिटी हमको मिली, इंडियंस को मिली। और जब हेल्थ फैसिलिटी इंडियंस को मिली तो भैया यहाँ पे लोगों को इतना भी नहीं पता था कि बच्चे कितने पैदा करने हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी करते गए, बच्चे पैदा होते गए, बच्चे पैदा होते गए, यानी कि जो बच्चों पैदा होने की जो वो थी दर थी वो बढ़ती गई, और जो मरने की दर थी वो कम होती गई। इसलिए क्या हुआ, भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, तो देखिए परिवार नियोजन क्या है, आप लोग लिखिएगा परिवार नियोजन, हेडिंग डालिएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए, मैं लिखवाते चल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, परिवार नियोजन में आप हेडिंग डालिएगा, वहां पे लिखिएगा कि विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था, पूरे विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जहां पर जनन स्वास्थ्य को लेकर के 1951 में किसकी शुरुआत की गई, 1951 में परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। ठीक है, हमारे साथ लिखिए, मैं बोल रहा हूं जो उसको लिखिए, परिवार नियोजन हेडिंग डालिए, इसके बाद लिखिए कि विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जहां जनन स्वास्थ्य को लेकर के 1951 में परिवार कल्याण या फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। ठीक है, लिख लिए, इतना लिख लिए। अब समझा दूं थोड़ा सा, देखिए परिवार नियोजन की शुरुआत क्यों की गई, क्योंकि भैया जो जनन तंत्र था वो लोगों का खराब हो रहा था, लोग उस पर काम नहीं कर रहे थे। जितना सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था वो कर लेते थे, उसके बाद उनको कुछ पता ही नहीं था, पता लगा सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, बाद में पता लगा बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, और भी बहुत ढेर सारी चीजें आ जाती थी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब परिवार नियोजन लगाया गया, परिवार नियोजन कब लगाया गया, 1951 में, तो क्या हुआ, लोगों पे ध्यान देना शुरू हुआ। ठीक है, लोगों पे ध्यान देना शुरू हुआ। और पहले 1951 में आप सोचिए, बहुत पुरानी बात है, वहां पे जब बच्चे पैदा होते थे तो आप लोगों को क्या लगता है, हॉस्पिटल जाते थे, बताइए, अच्छे से 5 स्टार हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते थे? बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। बच्चे कहाँ पे पैदा होते थे, बच्चे होते थे घर में पैदा होते थे। घर का एक कमरा होता था लोगों का, कहीं पर भी रोड पे अगर वो दर्द होने लगा, दर्द शुरू हो गया तो वहीं पे पैदा करा दो, बस साड़ियों से ऐसे ढक लिया जाता था, बच्चे पैदा करा दिए जाते थे। तो यहाँ पे बताइए आप कि उस बच्चे को की भी जान को खतरा रहता था और माँ के भी जान को खतरा रहता था। 1951 में दाइयाँ हुआ करती थी, गांव में बोलते थे ना, ये दाई है, बच्चे पैदा कराती है ना। तो आजकल तो खैर आशा बहुएं आ गई हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत मेडिकल फैसिलिटी हमारी इंडिया में बहुत इम्प्रूव हुई है। और सोचिए अगर ये मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव ना हुई होती तो क्या होता, बताइए भैया। अच्छा एक बात बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी नीचे कमेंट करिए, तुरंत करिए, अभी करिए, मुझे अभी कमेंट देखना है, सारे लोगों कमेंट में देखता हूँ। ठीक है, तो देखिए जब हेल्थ मतलब कि हेल्थ फैसिलिटी नहीं इम्प्रूव थी तो क्या होते थे, बहुत से बच्चे मर जाते थे, और यहाँ तक कि बच्चे भी मरते थे भैया, उनकी माएँ भी मर जाती थी। ठीक है, बच्चे पैदा करते समय जो माँ होती थी वो भी मर जाया करती थी। ठीक है, देन तो फिर क्या हुआ कि भैया जब बच्चे पैदा करते समय माँ ही मर जाएगी या बच्चे ही मर जाएंगे तो हमारे देश की जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो स्वास्थ्य संगठन है, वो कहाँ काम आएगा। देन फिर क्या हुआ कि जब बच्चे मरते थे तो उनके लिए एक मतलब कि उसकी शुरुआत की गई, उसको हम लोग बोलते हैं RCH। क्या बोलते हैं, RCH। अब आप लोग गए होंगे, यदि किसी बच्चे का भाभी का और कोई भी घर में हो, बच्चे का जन्म हुआ होगा तो आप लोग हॉस्पिटल गए होंगे, और हॉस्पिटल में जब आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो बोलेगा भैया RCH नंबर लेकर आइए आप। सर आप RCH नंबर लेकर आइए, इसके बाद हम आपका जन्म प्रमाण पत्र बना देते हैं, ऐसे बोलते हैं वो लोग। ठीक है, RCH नंबर चाहिए होता है। तो RCH क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहिए, हॉस्पिटल के बारे में, हर जगह के बारे में। ठीक है, तो देखिए RCH क्या होता है, RCH होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ यानी कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है, RCH का फुल फॉर्म लिखिएगा, जनन एवं
बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है। आरसीएच क्या होता है? बच्चों के लिए ये बेसिकली लाया गया कि भैया जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको आप क्या करिए, उनको आप घर में ना पैदा करवा के आप हॉस्पिटल लाइए। हॉस्पिटल में उनको बेस्ट फैसिलिटी दी जाएगी और उसी फैसिलिटी के साथ बच्चे को आप वो करिए और बहुत ढेर सारी चीज़ें खाने पीने को भी दिया जाएगा, बताया भी जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जनन स्वास्थ्य यानी कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या था? फैमिली प्लानिंग का मतलब ये था कि एक स्वस्थ समाज तैयार करना। क्या मतलब था फैमिली प्लानिंग का? फैमिली प्लानिंग का जैसे आप लोग लिखे फैमिली प्लानिंग हेडिंग डालें, उसके बाद आप लोग लिखे फैमिली प्लानिंग के बारे में, इसके बाद आप लोग लिखिए फैमिली प्लानिंग के उपाय, नहीं फैमिली प्लानिंग का महत्व। फैमिली प्लानिंग का महत्व क्या था? कि स्वस्थ समाज तैयार करना। क्या था बेटा? स्वस्थ समाज तैयार करना। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ समझिए इतनी ज़्यादा गंदगी है हमारे यहाँ, क्या मतलब, हाँ कहने में दर्द होता ही है भैया, हम भी इंडियंस हैं। ठीक है। इतना ज़्यादा वो है, लोग इतना बीमार हैं, हॉस्पिटल में जाइए लगता है पूरी दुनिया बीमार है, पूरा भारत बीमार है, इस तरह है। अब क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है सब चीज़ों के बारे में। अगर भैया हम जान रहे हैं कि अगर हम इस रास्ते से ऐसे चले गए पैर उठा के हम बीमार हो जाएंगे, हमको ये डिजीज़ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, तो भैया हम उस रास्ते से जाएं ही क्यों? लेकिन यहाँ पे है लोगों को रास्ते नहीं पता है, इसीलिए ये जो चैप्टर्स है क्लास 12 के बच्चे अधिकतर चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है। अब एक समझिए, मैं थोड़ा सा बेसिकली बात बता दूं। एक लड़का HIV से पीड़ित है, उसने 10 लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाया, मतलब गर्लफ्रेंड थी भैया, रिलेशनशिप में थे, बनाया। उस लड़के ने क्या किया? 10 लड़कियों को HIV का वायरस दे दिया। बताइए, यही होता है और इसी की वजह से जो इतनी बीमारियां हैं ना फैल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया स्वस्थ समाज को तैयार करना, और इसका जो सेकंड मतलब था परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, इसका मतलब है लोगों में जागरूकता लाना। क्या हुआ? लोगों में जागरूकता लाना। क्योंकि लोग जो हैं वो जनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन के बारे में नहीं समझ रहे थे। पता लगा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। एक फोटो थी, अभी तो फिलहाल नहीं दिखा सकता, वहाँ पे एक मदर थे और एक फादर थे। ठीक है। ये समझिए फादर हैं और ये मदर हैं, इनके करीब 5 बच्चे थे। और देखिए, और एक बच्चा पेट में था इनके, एक बचवा जो था छोटा सा वो पेट में था। बताइए, 6 बच्चे। जब भैया इनके पास खाने का नहीं है ज़्यादा तो ये बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो क्या होंगे? बीमार होंगे। बताइए, यही सब चीज़ों को मतलब के लिए भैया देख रहे थे, लगातार धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो रहे थे, बच्चे पैदा ही किए जा रहे थे, बच्चे पैदा ही लोग किए जा रहे थे, एकदम बच्चे मतलब हर जगह बच्चे भैया, मतलब कोई समझ ही नहीं रहता। और कुछ लोग चाहते भी थे कि भैया हमारे बच्चे ना पैदा हों, लेकिन बच्चे ना पैदा होने के लिए कोई युक्तियाँ नहीं थी, कोई युक्तियाँ मतलब किसी भी प्रकार का समाधान नहीं था। है ऐसे ऐसे करो तो बच्चे नहीं पैदा होंगे, कोई बताता ही नहीं था, है ना, क्योंकि लोग उतनी समय लोग जानना भी नहीं चाहते थे। उस समय का जो परिवार था, उस समय का समाज था भैया, बदलना उसको बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल का काम था। सोचो सरकार ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्चा किया होगा तब जाके लोगों को बदला होगा। लोगों को बदलना पता है क्या होता है? मतलब बहुत बड़ी बात होती है यार लोगों को बदलना। ठीक है, लोग खुद से बदलते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जनन स्वास्थ्य यानी कि फैमिली प्लानिंग में जब लोग आ नहीं रहे थे भैया, लोग समझना ही नहीं चाहते थे, बताना ही नहीं चाहते थे, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सुविधाएं दी गई, यहाँ पे सुविधाएं दी गई और इसके साथ साथ प्रोत्साहन भी दिया गया। प्रोत्साहन का मतलब क्या हुआ कि भैया तुम अगर हॉस्पिटल में बच्चे पैदा कराते हो तो 2000 रुपये मिलेगा। अगर तुम हॉस्पिटल में एक्सपर्ट डॉक्टर से और एक्सपर्ट नर्सेस से आप नसबंदी करवाते हो, वासेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी करवाते हो तो भैया तुम्हें इतना रुपया मिलेगा। इसके बाद ये सुविधाएं तुमको मिलेंगी, है ना। पहले था क्या है, नसबंदी करवाने पे, पहले की बात है, नसबंदी करवाने पे रेडियो मिला करता था। पहले जब पता है, पहले पुराने ज़माने में थोड़ा सा बात कर लूँ आपसे, ठीक है। देखिए
जो नसबंदी होती थी ना, उस पर जो लोग करवा लेते थे, नसबंदी पता है क्या होती है, आगे पढ़ेंगे। नसबंदी जो लोग करवाते थे तो उनको क्या होता था, उनको रेडियो मिलता था। तो एक हमारे सर हैं, वैसे वो भी बचपन में ही थे, तो उनको तो पता था नहीं बचपन में, तो उनके घर एक रेडियो था, है ना। वो इस समय MBBS MD हैं, MBBS हैं, MD हैं, और इसके बाद वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, मुंबई में रहते हैं, ठीक है। और उनका नाम डॉक्टर गीतेंद्र सर है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सर आए घर में, बोले कि पापा वहाँ पे लिखा था कि नसबंदी करवाओ फ्री में रेडियो पाओ, नसबंदी करवाओ फ्री में रेडियो पाओ। पापा हमारे घर में एक रेडियो है, और अगर हम नसबंदी करवा लेंगे तो फिर क्या होगा, दूसरा रेडियो आ जाएगा। तो पापा उनका देखने में, क्या बोल रहा है यार तू, नसबंदी का मतलब जानता है क्या होता है ना। तो मतलब ऐसे क्या हुआ, ऐसे प्रोत्साहन दिया गया लोगों को, लालच दी गई कि भैया आओ करवाओ। नहीं तो लोग पता इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते थे, लोग आपस में बात ही नहीं करना चाहते थे, है ना। अभी मैं समझिए, अभी इस एज पे देखता हूँ कि लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरी दुनिया कर रही है, सेक्स पूरी दुनिया कर रही है, इसके बाद भी लोगों को मेडिकल स्टोर पे कॉन्डोम मांगने से दिक्कत होती है। लाइक कहीं ना कहीं हिचक हमें भी होती है, भैया कॉन्डोम क्या सोचेगा, वो सोचते हैं ना। और इसी की वजह से, ना मांगने की वजह से हजारों बीमारियां हमारे में ट्रांसमिट हो रही हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं, यौन संचरित रोग के नाम से जानते हैं। अभी आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। सोचिए इतना हिचक, अभी 1951 से आज भी इतना हिचक। जो पैडमैन मूवी आई थी अक्षय कुमार की, है ना, वहां पे क्या था कि पैड मांगने पे शर्म आती थी, पैड नहीं मांगते थे। समझिए इतना हिचक, कितना मतलब अंदर से लोग अपने आप को बुरा फील करवा लेते हैं, बैड फील करवा लेते हैं, है ना। तो जबकि वैसा नहीं है। जो फैमिली प्लानिंग आया, ये जनन स्वस्थ समाज तैयार करना था, लोगों में जागरूकता के बारे में बताया गया था, फैमिली प्लानिंग के बारे में। इसके बाद क्या हुआ कि सुविधाएं दी गई, जो फैमिली प्लानिंग का सहयोग लेगा उसको सुविधाएं दी गई, और क्या किया गया, और उसके बाद उसको प्रोत्साहन राशि भी दी गई, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ आपको आंकड़ा बता देता हूँ कि 1947 में हमारे जो देश की जनसंख्या थी वो थी 35 करोड़। इसको सब लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। 1947 में हमारे इंडिया की जनसंख्या 35 करोड़ थी, और 2011 में जब जनगणना हुआ तो हुई 121 करोड़। ये देखिए IMP है, ठीक है। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, 35 करोड़, ठीक है। 35 करोड़ थी भारत की जनसंख्या। इसके बाद 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी, वो थी 121 करोड़ थी भारत की जनसंख्या, ठीक है। आगे चले, अब देखिए, अब जब 1947 में 35 करोड़, 2011 में 121 करोड़, इतनी जनसंख्या जब अचानक से भैया बढ़ी, इसका मतलब क्या था, लोग फैमिली प्लानिंग पर आना शुरू हुए, फैमिली प्लानिंग के बारे में समझना शुरू हुए, फैमिली प्लानिंग के बारे में जागरूकता आई, लोग समझे, बड़े बड़े स्लोगन थे उसको लगाया गया, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसको क्या किया, जब भैया बताएं 1951 से पहले कि भैया देखो हमारे देश की लोग जो थे, बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे, वो बताएंगे भाई देखो हमारे देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बहुत खराब है, और अगर ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं में चलता रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा देश एक दिन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो भैया सरकार ने पूछा, गवर्नमेंट ने पूछा, ठीक है, बस 1 मिनट। तो गवर्नमेंट ने पूछा भैया क्या किया जाए, तो बड़े बड़े सब लोगों ने मिलकर फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की, परिवार नियोजन बनाया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, आप लोग नीचे वो करिए, कॉपी में जब इसको लिखे होंगे उसके नीचे लिखिए डॉट में, कॉमा में, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिखिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1951, ठीक है। 2-3 साल लगा था इसको बनाने में, समझने में, ठीक है। तो लिखिएगा, फिर से बोल रहा हूं कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लिख दूं क्या, नहीं समझ आ रहा, लिखे दे रहा हूं, कुछ लड़के लिख ही नहीं पा रहे होंगे,
देखो भैया मैं बता दूं, इंग्लिश को मजबूत करना होगा, भले ही हम हिंदुस्तान है हिंदी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1951। इसको कॉमा में लिखिए, नोट्स बनाइए खुद से, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे 1947 में जनसंख्या 35 करोड़ थी और 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ यानी कि 121 करोड़ हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 121 करोड़ को हम पूरी दुनिया की जनसंख्या से मिलाया तो हमें यह पता चला कि दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। देखिए पूरी दुनिया एक तरफ है और छठा आदमी का मतलब 1 2 3 4 5 6, इन चचा को मिला के 5 चचा, यहाँ तक के चचा पूरी दुनिया में बटे हैं और ये एक चचा अकेले भारतीय हैं। अब आप लोग समझ रहे थे कि भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ी, ठीक है, कि पूरी दुनिया के जो 5 आदमी हैं उनको हटा लिया जाए और जो एक भैया हैं वो भारतीय हैं। मतलब कहीं पे रखा जाए, अगर 12 लोग हैं, 12 लोग पूरी दुनिया के 12 लोग उठाए गए तो वहाँ पे 2 लोग क्या हुए, भारतीय निकल गए कि हर दुनिया का हर छठा आदमी में से एक आदमी भारतीय है। गजब भैया, इतना ज़्यादा जनसंख्या इंप्रूव कर गई। फैमिली प्लानिंग लोग मतलब पता है क्या है, ऐसा लगा कि भैया जो लोग थे जब भारत आज़ाद हुआ फैमिली प्लानिंग लोगों पे आया तो ऐसा लगा कि लोग बच्चे ही पैदा करने में लगे हैं, कुछ भी नहीं, लोग बच्चे ही पैदा करने में लगे। तब क्या होगा भैया देखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुई, अब दिक्कत ये आ गई, देखिए यहाँ पे भी दिक्कत आ गई भैया। इंडिया है, इंडिया का मतलब बहुत है ना अच्छी जगह है ना, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि फैमिली प्लानिंग आई, अब इसके वो भी होने लगे, डिसएडवांटेज भी होने लगे। पता लगा सरकार दे रही है बच्चे हॉस्पिटल में पैदा करवाने के 2000, तो एक आदमी सोचा कि अगर भैया मैं 15 बच्चे पैदा करूंगा तो मुझको कितना पैसा मिलेगा, 15 दूना 30,000, वाह 30,000 मिलेगा। 30,000 का मैं क्या करूंगा, एक बाइक ले लूंगा, थोड़ा सा घर बनवा लूंगा, है ना, होता है ना। लेकिन वो साला ये नहीं सोच रहा है कि 15 बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा, ये नहीं समझ रहा है है ना। तो इस तरह भैया क्या हुई कि जब ये सब चीज़ें लोग नहीं समझे तो क्या हुआ कि जो भारत की जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या में क्या आ गया, वृद्धि हो गई, जनसंख्या में अचानक से वृद्धि हुई। तो जहाँ तक यहाँ तक बताया इसको लिख लीजिए या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, देखिए जितने बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे मैं यकीन के साथ कहता हूँ बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा फाड़ के आएंगे यार वो लोग, ठीक है। और कुछ बच्चों की डिमांड है ना भैया 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, पहले पूरा चैप्टर आप लोग क्लियर करिए, 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ के आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया हम 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ के हम कुछ कर लेंगे तो 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ के बेटा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब चैप्टर के बारे में पता नहीं, चैप्टर बारीकी से आप समझे नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होना। इसके बाद ढेर सारे MCQ, ढेर सारे 1 शॉर्ट वीडियो देखते रह जाओगे तुम, कितने ढेर सारे आएंगे, ठीक है। चले आगे भैया, बहुत देखिए अब जब परिवार नियोजन आया, फैमिली प्लानिंग आई, तो उसके महत्व को लिखिएगा। फैमिली प्लानिंग में लिखिए स्वस्थ समाज तैयार करना, इसके बाद सेकंड नंबर पे लिखिए लोगों में जागरूकता, फिर सुविधाएं एवं प्रोत्साहन के लिए, फिर लिखिए यौन संबंधी जानकारी दी गई, किसमें, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग में जो 1951 में आया। इसके बाद बच्चों में जागरूकता दी गई, भैया सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन के बारे में बताया गया। इसके बाद विद्यालयों में इन चैप्टर्स को लाया गया, पढ़ाया गया बच्चों को ताकि जागरूकता मिले। अभी तक मैं जानता हूँ भैया मानव जनन कभी नहीं पढ़े होंगे आप लोग क्लास में अपने, क्यों नहीं पढ़े होंगे? क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं शर्म आती है, शर्म आती है, ये आती है, बट साले इसके बाद देखिए विद्यालयों में पढ़ना, फिर
स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में समझाया गया कि भाई अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में भाग लेते हो तो स्वच्छता तरीके से करो, सही से करो, ठीक है। इसके बाद यौन संचरित रोगों के बारे में बताया गया। यौन संचरित रोग क्या होते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। इसके बाद जनन स्वास्थ्य संबंधी जीवन दिया गया, जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, ठीक है। ये हुआ यहाँ तक फैमिली प्लानिंग। अब भैया क्या हुआ कि फैमिली प्लानिंग में जब फैमिली प्लानिंग आया तो भारत की जनसंख्या अचानक से इंप्रूव हो गई। अब जब जनसंख्या इंप्रूव हुई तो वहाँ पे एक वो आता है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से समस्या। जब जनसंख्या हुई वो अनियंत्रित हो गई, ठीक है। अनियंत्रित जनसंख्या अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से समस्या। ठीक है। अब देखिए भारत की जब जो जनसंख्या थी जब वो अचानक से इंक्रीज हो गई, अचानक से बढ़ गई, तब समस्या क्या आ गई भैया? सबसे पहली समस्या आई सामाजिक उत्पीड़न। ठीक है भैया, समाज लोगों को अडॉप्ट नहीं करता है, हर जगह लड़ाई होने लगी है ना। छोटा सा घर है वहां पे 10 लड़के रहेंगे तो क्या करेंगे? लड़ाई ही तो करेंगे। सामाजिक उत्पीड़न हुआ लोगों का। ज़्यादा जब लोग थे भैया, ज़्यादा क्राइम बढ़ा, लोग मारे गए, काटे गए, है ना, इस तरह जाते गए भैया, बहुत देश की दुर्दशा बहुत खराब थी। ठीक है। इसके बाद आया कि यौन दुरुपयोग हुआ। यौन दुरुपयोग हुआ। यौन दुरुपयोग का मतलब क्या हुआ कि पता लगा जो बड़े बड़े लोग थे, है ना, बड़े बड़े जो लोग थे, है ना, जिनका राज चलता था उस एरिए में, पता लगा इतनी लड़कियों को ले आए। यौन मतलब उनके साथ सेक्सुअल संबंध बना के छोड़ दिए, मार दिया गया उन लड़कियों को। ऐसे होता था। मतलब कि सोचो जब जनसंख्या अचानक से बढ़ेगी, आप लोग समझ लीजिए, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्राइम रेट बढ़ेगा। जनसंख्या समझिए 100 लोग, अगर वैकेंसी 5 लोगों को मिला कि 5 लोगों की सरकारी नौकरी मिलेगी और उसमें 1000 लोग बैठे हैं, क्या होगा? क्राइम बढ़ जाएगा वहाँ पे। वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, भैया उसका नहीं मेरा हो जाए, वो ज़्यादा पैसा लगाएगा, ऐसे होगा। तो जब जनसंख्या बढ़ी तो भैया सामाजिक उत्पीड़न हुआ लोगों का, सामाजिक रूप से उनका शोषण किया गया। इसके बाद यौन दुरुपयोग किया गया। जो लड़कियां थी, पता लगा एक जो व्यक्ति है वो 2-2 लड़कियों से शादी कर रहा है, 3-3 लड़कियों से शादी कर रहा है, 4-4 से कर रहा है, 5-5 से कर रहा है, सभी के बच्चे पैदा कर रहा है। यौन दुरुपयोग हुआ, खूब ढेर सारा हुआ। बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे और भी लोग जो थे, है ना, जो दुष्ट लोग थे, गलत लोग थे, गंदे लोग थे, बहुत सी मतलब लड़कियों को ये सब अवैध संबंध बना के बिल्कुल से मतलब घटिया तरीके से वो किए थे। समझिए, जब जनसंख्या बढ़ी, अगर जनसंख्या कम होती क्या होता? ये सब नहीं होता। जनसंख्या कम होती तो ये सब होता बिल्कुल नहीं होता। इसके बाद देखिए, फिर देखिए यौन दुरुपयोग खूब हुआ, मतलब कि सब ज़्यादा सेक्सुअली सब लोग इन्वॉल्व होने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि यौन संबंधी अपराध हुआ। ठीक है। ये तो यौन दुरुपयोग का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि ये तो मतलब कि बिना सहमति के साथ हुआ यौन दुरुपयोग। जो यौन संबंधी अपराध है, यौन संबंधी अपराध, इसका मतलब क्या होता है? यौन संबंधी अपराध का मतलब होता है कि भैया जबरदस्ती, जिसको हम लोग रेप के नाम से जानते हैं, जबरदस्ती, उस लड़की का मन नहीं, जबरदस्ती उसकी शादी कर दी गई, शादी नहीं, जबरदस्ती उसको उठा ले गया। बताइए कितने इस समय रेप हुए हैं, बताइए आप लोग। कितना मतलब दुखद घटना है यार, दुखद घटना। इतना क्यों? अच्छा ये बताइए, ये जो जितने भी जो क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं लड़कियों के साथ ही क्यों हो रहे हैं? लड़कों इन सालों के साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? बताइए, लड़कों के साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? और ये लड़के ही कर रहे हैं, बताइए क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि लड़कियों को पहले से जो एजुकेशन थी ना उसको दूर रखा गया। लड़कियों को पहले से ही एजुकेशन से दूर रखा गया और लड़कियों को बताया गया कि बेटा तुम्हारा काम है रसोई में रहना, खाना बनाना। घर में कपड़े धुलना, ये सब चीज़ें तुम्हारा काम है। बाहर निकल के किसी गैर मर्द के साथ खड़े होकर, गैर लड़के के साथ खड़े होकर आप बात नहीं कर सकते, इसलिए इनका शोषण हुआ। और न इनको किसी भी चीज़ के बारे में समझाया नहीं गया, बताया नहीं कि बेटा ऐसे ऐसे हो जाए तो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ भी नहीं बताया गया, इसीलिए इनका शोषण हुआ। लेकिन अब इस समय का समाज बहुत ही ज़्यादा एबल है और स्ट्रांग है, और इस समय की जो हमारी लड़कियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है।
समझ रहे हैं ना आप लोग जो देख रहे हैं, जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं उतना आप समझ लीजिएगा, आप लोग एक जैसे भी हमारी क्रांतिकारी लोगों में से आई झांसी की रानी, जस्ट आप लोग बिल्कुल बिकॉज वैसे ही हैं, आप लोग कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, किसी भी लड़के से, किसी भी आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियों को सबसे पहली प्राथमिकता भी दी गई है, ठीक है। तुरंत वो करिए, आप तुरंत एक्शन लीजिए, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी ऐसा कुछ कर रहा है या फिर कोई गंदे मैसेजेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तुरंत बताइए, खुल के उसका विरोध करिए, ठीक है। और हम लोग आपके साथ हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए हम बायोमन बिल्कुल आपके साथ है, ठीक है ना। मतलब कि अब ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए भैया, लड़के पढ़े जाने, उन सब चीज़ों के बारे में समझें, ठीक है। तो देखिए, जब अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हुई तो वहाँ पे समस्या आई, इतनी चीज़ें। अब आप हेडिंग डालेंगे अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से समस्या, ठीक है। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे दो लोग लिखेंगे, पहला सामाजिक उत्पीड़न, दूसरा यौन दुरुपयोग, तीसरा यौन संबंधी अपराध, ठीक है। अब देखिए, जो था परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का मतलब यही था कि एक स्वस्थ समाज की तैयार करना, ठीक है। अब देखिए, जो परिवार नियोजन था वो कैसे लोगों को आकर्षित कर रहा था अपनी तरफ, वो कैसे अवेयरनेस, कैसे परिवार नियोजन कैसे लोगों पर जागरूकता फैला रहा था, परिवार नियोजन कैसे लोगों को समझा रहा था, कैसे लोगों को जागरूकता फैला रहा था, मतलब कैसे लोगों को बता रहा था कि भैया आओ नसबंदी कराओ, 2000 रुपये ले जाओ, रेडियो ले जाओ, आओ बच्चों को हॉस्पिटल में पैदा कराओ, 2000 रुपये ले जाओ, ये करो वो करो, बोलता था ना ऐसे। कैसे करता था, तो देखिए ये क्या करता था, ये ऑडियो विजुअल द प्रिंट मीडिया क्या करता था, ऑडियो और विजुअल और द प्रिंट मीडिया। अब ऑडियो विजुअल का क्या हुआ, ऑडियो का मतलब लोगों को बताया गया, बोला गया, हम दो हमारे दो। अब भैया आप लोग 80 बच्चे मत पैदा करिए, है ना, हम दो, माइक तो इधर है, आवाज़ कैसे, हम दो हमारे दो, भैया इतने बच्चों को मत पैदा करिए, ये करिए वो करिए, हमारे पास आ जाइए। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई, गलती से बच्चा पैदा हो गया तो उसका भी समाधान है हमारे पास डॉक्टर्स हैं, ऐसे बताया गया लोगों को ऑडियो में, ठीक है। इसके बाद विजुअल किया गया, उनको दिखाया गया, लिखा गया। आप लोग देखे होंगे ना, जब कहीं पे बाहर आप लोग निकलते होंगे घर के, ऑटो वगैरह में लिखा रहता है हम दो हमारे दो। अब तो यहाँ तक लिखा आने लगा कि हम दो हमारे एक, लिखा आने लगा ना। देखिए इसके बाद द प्रिंट मीडिया, भैया प्रिंट कर करके चिपकाया गया, लोगों को बताया गया, लोगों में अवेयरनेस लाई गई, ठीक है। लेकिन कुछ गांव के लोग आज भी हैं कि वो लोग ऐसा सब नहीं समझ रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, बड़ा मतलब घटिया तरीके से। तो देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखिएगा परिवार नियोजन में, परिवार नियोजन जो था फैमिली प्लानिंग, वो किस तरह लोगों को जागरूक कर रहा था, ठीक है। ऑडियो विजुअल और द प्रिंट मीडिया के तरीके वो जागरूक कर रहा था, लोगों को अवेयरनेस ला रहा था, ठीक है। मिटा दो इसको मैं, लेक्चर लॉन्ग हो गया है, ठीक है। ये सब अवेयरनेस की बातें हैं, जितना मैं आपको बताऊंगा ना, जब आप खड़े होकर लोगों के बीच में बात करेंगे ना, लगेगा कि हाँ ये लड़का कुछ है। बताइए, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे नहीं भैया कि पढ़ा के चले जाएं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास भैया, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है तो आप कहीं और जाइए पढ़िए, ठीक है, बहुत ढेर सारे चैनल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या होती है कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी, जब लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, वहां पे अन्न की कमी होगी। पहला तो खाने की कमी होगी, खाने की कमी, समझिएगा, जनसंख्या वृद्धि, खाने की कमी। इसके बाद लत्तान की कमी, लत्ता की कमी, कपड़े की कमी, खाने की कमी, कपड़े की कमी। इसके बाद रहने की कमी, घर की कमी आएगी, खाने की, कपड़े की, रहने की, स्वास्थ्य की कमी आएगी और कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसके बाद शिक्षा की कमी आएगी, सभी बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाएगा, अच्छे स्कूल्स में नहीं डाल पाएगा, अच्छी कॉपी पेन नहीं ला पाएगा, ठीक है, शिक्षा की कमी आ जाएगी। तो ये जब जनसंख्या वृद्धि के यही मतलब कि वो है, मतलब कि वो एक घटक है सब चीज़ें, ठीक है। भैया अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी, अभी घर में 5 लड़के हैं, सही से सबको शिक्षा मिल पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो देखिए अब जनसंख्या वृद्धि में सरकार ने क्या बोला, जनसंख्या वृद्धि में सरकार ने ये बोला कि भैया हम दो और हमारे दो, ठीक है। बस एक सेकंड आप लोग रुकिएगा,
सही है। अगर जनसंख्या हो गई तो हानिकारक प्रभाव क्या होंगे, जो इसके डिसएडवांटेज होंगे। सरकार ने क्या बोला इसके लिए, सरकार ने बोला भैया हम दो हमारे दो। ठीक है, ठीक है। जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो उसमें क्या हुआ, वृद्धि, खाना, आवास, इसके सभी चीज़ों का अभाव होता है। आप लोग क्या लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि हेडिंग डालेंगे, इसके बाद लिखेंगे अन्य आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ों का अभाव होता है ना। तब हम लोग समझ लेते हैं कि भैया जनसंख्या वृद्धि हो गई है। और इसके लिए सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, स्लोगन चलाती, जैसे कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब कि आप दो बच्चे ही पैदा करिए। इसके बाद नेक्स्ट स्लोगन आता है, हम लोग देखे होंगे कि हम दो हमारे एक। ठीक है, यही सब चीज़ें सरकार करती है, उपाय करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, पहले जो युग था, पहले के जो लोग थे वो शादी कर देते थे बहुत जल्दी उम्र में। 5 साल 6 साल की लड़कियां हैं उनको शादी कर देते, 7 साल की लड़कियां शादी कर देते थे। और उनसे पता है क्या बोला जाता था, बोला जाता था कि वहाँ पे जाओ तुमको खेलने के लिए डॉल मिलेगी, इसके बाद बहुत ढेर सारे कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। बेचारी मतलब वो मानसिक रूप से समझ ही नहीं रही है कि शादी का मतलब क्या होता है, और उसकी शादी कर दी गई। और उसकी शादी 25 साल 30 साल के लड़के से की गई। समझिए, 7-8 साल की लड़कियां हैं, बाल विवाह होता था तभी से कर दिया जाता था, तभी से उनको वहाँ पे जाना पड़ता था, सभी चीज़ों का मतलब उनका तभी तो शोषण शुरू हुआ वहीं से, ऐसे हुआ। समझिए, बिल्कुल मतलब पहले का समाज बहुत वो था, लेकिन आज हम लोग बदलाव लाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब सरकार ने, जब जनसंख्या वृद्धि होने लगी, बाल विवाह होने लगा, तो सरकार ने क्या किया, शादी की डेट फिक्स कर दी, उम्र फिक्स कर दी कि अगर एक पुरुष है तो इसकी शादी कितने वर्ष में होगी, अगर एक महिला है तो इसकी शादी कितने वर्ष में होगी। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर कानूनन अपराध माना जाता है और उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो जो पुरुष की शादी की वर्ष मानी गई वो 21 वर्ष मानी गई, और जो महिला की शादी की वर्ष मानी गई वो 18 वर्ष मानी गई। क्योंकि प्यूबर्टी आती है 12 से, वही 12 से 14-15 साल के बीच प्यूबर्टी आ जाती है। लोग मतलब हार्मोनल वो चीज़, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बॉडी तैयार हो जाती है बच्चे पैदा करने के लिए, और 18 के बाद बच्चे पैदा हो सकते हैं, मतलब एक स्वच्छ समाज के गठन के लिए। ठीक है, और बाकी बच्चे तो 15 साल में ही पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि जो पुरुष की मैरिजेबल एज इसको बोलते हैं। ठीक है, मैरिजेबल एज सरकार ने तय किया। ठीक है, लिख देता हूँ, मैरिजेबल एज, शादी की जो एज थी वो सरकार ने तय किया कि भैया पुरुष है तो 21 वर्ष और महिला है तो 18 वर्ष में इसकी शादी की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आया। अब था बेसिक। अब हम लोग पता है किस में बैठेंगे, अब हम लोग बैठेंगे ट्रेन में। ट्रेन में बैठोगे, बहुत से लोग बैठे होंगे, नहीं तुम लोगों को हेलीकॉप्टर बैठाएंगे, अब तुम लोग बैठोगे हेलीकॉप्टर में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टफ सा टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करिए, अभी मैं आप लोगों को छुट्टी दे रहा हूँ बस 2 मिनट के लिए। ठीक है, आप लोग जाइए 2 मिनट में पानी वानी पी लीजिए, और मैं भी पी लेता हूँ पानी वगैरह। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, है ना। आप लोग भी जाइए पानी वानी पी लीजिए थोड़ा सा। तो चले, पानी वानी पी लिए ना आप लोग, है ना, पानी पी लिए, खाना वाना भी भैया जो हो खा लिया करो। ठीक है, तो देखिए मैं चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट्स सुनाता हूँ, और उस कोट्स को हमारे डायरेक्टर साइको प्रवेश ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, हमारे डायरेक्टर साइको प्रवेश ने। तो हम उस कोट्स को देख रहे हैं और आपको सुना रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कोट्स है, एज अ मोटिवेशनल कोट्स बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे मोटिवेशनल कोट्स हम लोग दूसरे चैनल जो बायो अमन मोटिवेशन है उस चैनल पर हम लोग लेकर भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए कोट्स है कि जो तुझे कमज़ोर समझ रहे हैं, जो तुझे कमज़ोर समझ रहे हैं उनको अपनी, फिर से सुनिएगा। ठीक है, कि जो तुझे कमज़ोर समझ रहे हैं कभी उनको अपनी काबिलियत का एहसास कराओ। तोड़ देना घमंड उन सब का, तोड़ देना घमंड उन सब का, कभी अपनी चर्चाओं का शोर उनके कानों में सुनाओ। ठीक है, नहीं समझ ना आया तो फिर से सुन लेना दोबारा से। ठीक है, देखिए अब हम लोग समझेंगे भैया गर्भ निरोधक विधियां के बारे में, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में।
अब भैया ये जो बच्चे पैदा होना है ना, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, इसके बाद के जो मतलब कि जो विधियां है ना, ये सब चीज़ों का जो निचोड़ था, जो जड़ था, वो सिर्फ एक ही था कि किसी भी तरह से जब अनवांटेड सेक्स होता है, ठीक है, अवैध मतलब कि अवैध नहीं, वैध मतलब जो सेक्स संबंध बनाए जाते, जो संबंध बनाए जाते, शारीरिक संबंध जो बनाए जाते हैं, उस संबंध में क्या होता है कि हमको पता ही नहीं है कि भैया हम कभी भी शारीरिक संबंध बनाए, बच्चे पैदा हो गए। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे आया कि भैया तुम ऐसा कुछ हम लोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग सब मिल के बोले कि सभी चाचा लोग ऐसा कुछ करते हैं कि बच्चे ना पैदा हों, या वो एक्टिविटी अगर वो लोग इन्वॉल्व करते हैं अपने ऊपर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, तब बच्चे ना पैदा हों। तो भैया वहाँ पे आया कि भैया चलो हम लोग कुछ गर्भ निरोधक विधियाँ बनाते हैं जिससे आप सेफली सेक्स कर सकते हैं और गर्भ नहीं ठहरेगा, यानी कि बच्चे पैदा होने की संभावना या शंका बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जिसको हम लोग आज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं। इन 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इन 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में आपको बताऊंगा, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप गर्भ निरोधक विधियां डालिएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डालिएगा। थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, नहीं धीरे हो जाएगा। पहला है अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियां में क्या होता है, जैसे हम लोगों को अनवांटेड सेक्स के दौरान जब हमको बच्चा हो जाता है ना, हम लोगों में बच्चा ठहर जाता है जब, तो हम लोग क्या करते हैं कि पिल्स खाते हैं, ठीक है, कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो खाते हैं। बताइए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, इसके बाद क्या होता है, आईयूडी सेट करवा लेते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा हो गया, इसके बाद लड़कियां क्या करते हैं, औरतें क्या करती हैं, आईयूडी सेट करवा लेती हैं, जिससे बच्चा नहीं पैदा होता है, मतलब वो सेफ सेक्स कर सकती है, इसके बाद उनका बच्चा नहीं पैदा होगा। इसके बाद जो होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ईसीपी होती हैं, आईयूडी होती हैं, और कुछ होती है इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन करवा लेती, शरीर में कोई मतलब डिवाइस रहती है, उसको डिवाइस इम्प्लांटेशन करवा लेती, जिससे वो हार्मोन सिक्रेट करता रहता है और जिससे बच्चे नहीं पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका अस्थायी विधियां। अब स्थायी विधियां क्या हैं, स्थायी विधियां बस 2 हैं। पहला है आपका नसबंदी। इस स्थायी विधियां को हम लोग बोलते हैं नसबंदी, और नसबंदी 2 होती है, एक होती है पुरुष नसबंदी, ठीक है, एक होती है पुरुष नसबंदी और दूसरी होती है महिला नसबंदी। ठीक है, क्या हुआ, एक हुआ पुरुष नसबंदी और दूसरा क्या हुआ, दूसरा महिला नसबंदी हुआ। अब तीसरा क्या है, प्राकृतिक विधियां। तो सबसे पहले आप इनके बारे में इतना थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद आप लोग जब प्राकृतिक विधियां डालेंगे तो उस प्राकृतिक विधियां में लिखिएगा कि इस विधि में अंडाणु व शुक्राणु को रोकने का कार्य किया जाता है। प्राकृतिक विधियां में क्या होता है, ओवम और स्पर्म को रोकने का कार्य किया जाता है। बीच में कुछ भी वो कर दिया जाता है, कुछ बता दिया जाता है कि भैया इस टाइम ऐसे ना करो, सेक्सुअल एक्टिविटी ना करो तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक विधियां में लिखिएगा कि इस विधि में अंडाणु व शुक्राणु का रोकने का कार्य किया जाता है। जैसे, फिर नीचे आप लोग लिखेंगे जैसे जब पीरियड्स होते हैं, जब मासिक चक्र शुरू होता है, जैसे मासिक चक्र कितने दिन का होता है, 1 दिन, ठीक है, 1 से कितने दिन का होता है, 1 से होता है 28 दिन, ये दिन शुरू होता है और यहाँ पे दिन क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है। तो देखिए मासिक चक्र यानी कि माहवारी 10वें से 10वें दिन, ठीक है, ये हुआ आपका 10वां दिन और ये हुआ आपका 17वां दिन। ठीक है, अब देखिएगा, लिखिए जैसे में लिखिए 10वें से 7वें महामारी के दिन मैथुन नहीं करना चाहिए। मतलब कि जब पीरियड्स शुरू हुए हों उसके 10वें से 7वें दिन के बीच में जो मैथुन की क्रिया है, जो संबंध है, नहीं बनाना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इस अवधि के दौरान निषेचन एवं गर्भधारण के अवसर बहुत होते हैं। अब इसको आप लोग अपनी जो आप लोगों की जो डायरी है ना उसमें लिख लीजिए कि भैया जो मासिक चक्र है, अगर बच्चे पैदा करना, इसके एडवांटेज क्या है कि अगर 10वें से 17वें दिन के बीच में आप सेक्स की क्रिया करेंगे, आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको क्या होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस यानी कि जो बच्चा पैदा करने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसमें बच्चा पैदा हो सकता है। आप कुछ भी मत करिए, 10 से 17वें दिन के बीच में मत करिए मैथुन की क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चे पैदा करने की संभावनाएं बहुत अवसर रहती हैं। अवसर, अगर आपको बच्चे पैदा करना है, यदि इनफर्टाइल है
यदि कुछ बाद में जैसे समझिएगा, ठीक है, यदि कुछ लोग इनफर्टाइल होते हैं तो उन्हें बताइए कि भैया 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन की क्रिया करिए और स्पर्म और ओवम को आपस में मिलाइए। क्यों मैथुन की क्रिया करने के लिए बोल रहा है? देखो जैसे ये है ओवरी, ठीक है। अब पहले दिन ओवरी से ये ओवम निकला, यहाँ आया, फिर 10वें से 7वें दिन ओवम पता है कहाँ पहुँच जाता है? ओवम पहुँच जाता है इस स्थान पर, और उस स्थान को हम लोग बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ओवम और स्पर्म किस जगह पर मिलते हैं, किस जंक्शन पर मिलते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि ओवम और स्पर्म एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर मिलते हैं, ठीक है। बताइए बेशक आप इस चीज़ को बताएंगे या नहीं, ठीक है। तो देखिए यदि प्राकृतिक विधियां डालेंगे वहां पे लिखेंगे इस विधि में अंडाणु व शुक्राणु को रोकने का कार्य किया जाता है। 10वें से 17वें महामारी के दिन के बीच में मैथुन की क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि के दौरान निषेचन व गर्भधारण के अवसर जो है बहुत होते हैं। इसके बाद एक नई हेडिंग डालिए। नई हेडिंग है स्तनपान अनावृत, स्तनपान अनात्र, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। अब देखिए ये हेडिंग डालने के बाद लिखिए कि इस विधि में प्रसव के बाद, जब जो महिला होती बच्चे पैदा कर देती उसके बाद, तो क्या है, इस विधि में प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने से, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद जो स्त्री होती है अपने बच्चों को भरपूर स्तनपान कराएगी, मतलब दूध पिलाएगी। जब वो दूध पिलाती रहेगी तो इस समय क्या होता है, जैसे आज किसी का बच्चा पैदा हुआ, आज के बाद वो जितने दिन खूब दूध पिलाएगी, अपने बच्चों को खूब दूध पिलाएगी, ये 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब कि लगभग इसकी अवधि 6 महीने मानी जाती है। लेकिन अगर 6 महीने तक वो लगातार खूब दूध पिलाती है तो जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो माहवारी होता है, मासिक चक्र होता है, वो नहीं शुरू होता है। अब जब मासिक चक्र नहीं शुरू होगा तो आप मैथुन की क्रिया कर सकते हैं, उसमें से बच्चे नहीं पैदा होंगे। इनको सबको क्या बोला गया? प्राकृतिक विधियां है, ठीक है, प्राकृतिक विधियां, ठीक है। तो इसकी अवधि कितनी मानी जाएगी? आप लिखेंगे कि इस विधि में प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने से आवर्त चक्र नहीं शुरू होता है, और इसकी अवधि 6 महीने गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। इसकी अवधि कितनी होती है? 6 महीने, मतलब कि स्त्री जब बच्चे पैदा करती है उसके 6 महीने बाद तक उसके बच्चे लगभग नहीं पैदा हो सकते अगर वो दूध पिला रही है बच्चे को, तो ठीक है। और इसके एडवांटेज हो भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक विधियां हैं, ठीक है, प्राकृतिक विधियां। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट विधि है हमारी बैरियर विधियां। कौन सी विधियां? बैरियर विधियां, नंबर 4, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिए बैरियर विधियां। बैरियर विधियां में क्या पढ़ेंगे? अब देखिए बैरियर विधियां का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? बैरियर का मतलब आप लोग भी जानते हैं, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। किसी भी चीज पे बैरियर लगा देना, ठीक है, किसी भी चीज पे रुकावट लगा देना, यानी कि समझिएगा, ठीक है, यानी कि इस ओवम और स्पर्म को आपस में मिलने से रोक देना, इसी को बोलते हैं बैरियर विधियां। हेडिंग डालिए बैरियर विधियां। क्या लिखिए वहां पे लिखिए कि इन विधियों के माध्यम से अंडाणु व शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। क्या किया जाता है? कि इन विधियों के माध्यम से अंडाणु व शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है, यानी कि जो भौतिक रूप इनका जो नेचुरल होता है शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, उससे रोक दिया जाता है, ठीक है। बैरियर विधिया में क्या लिखेंगे भैया? थोड़ा सा स्पीड में चलो, ठीक है, बहुत समझा चुका हूं आप लोगों को कि इन विधियों के माध्यम से अंडाणु व शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस विधि स्त्री व पुरुष दोनों में उपलब्ध है। जो बैरियर विधियां है ना, यह बैरियर विधि जो है, यह विधि स्त्री व पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। स्त्री व पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। अब कैसे उपलब्ध है? सबसे पहले आप लोग पुरुष में क्या जानते हैं? पुरुष का जो सामान्यतः बैरियर विधियां हैं उसको हम लोग जानते हैं कॉन्डोम के नाम से, ठीक है। किसके नाम से? कॉन्डोम, जिसका एक मेन ब्रांड है। क्या है इसका ब्रांड का? क्या नाम है इसका? ब्रांड का नाम है निरोध, ठीक है,
निरोध। और निरोध जो कॉन्डोम होती है, निरोध इसको कौन बनाता है? हिंदुस्तान लेटेक्स कंपनी इसको बनाती है। कौन बनाती है? ये जो कॉन्डोम्स होते हैं क्या होते हैं? ये पतली रबर के बने होते हैं, पतली रबर के बने। अगर पूछा जाए निरोध जो ब्रांड है, इसका जो फेमस ब्रांड निरोध है, ये किसका बना होता है? पतली रबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेक्स। ठीक है, लैटेक्स का बना होता है। तो कॉन्डोम क्या होता है? पुरुष की बैरियर विद्या में पुरुष क्या यूज करता है? कॉन्डोम यूज करता है, जिसका एक फेमस ब्रांड है, हम लोग निरोध के नाम से जानते हैं। और कॉन्डोम पतली रबर का बना होता है और ये लैटेक्स का बना होता है, और इसको बनाने वाली कंपनी है हिंदुस्तान लेटेक्स कंपनी। ठीक है, पुरुष में हो गया कॉन्डोम्स के बारे में। अब कॉन्डोम से क्या होता है भैया? कॉन्डोम्स होता है एक बार इस्तेमाल किया जाता है, एक बार इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जो कॉन्डोम होते हैं उसको एक बार इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं। ठीक है, रीयूजेबल नहीं होते भैया धुल के फिर इस्तेमाल कर लो, ऐसा नहीं है। एक बार इस्तेमाल किया इसके बाद फेंक दिया। ये कॉन्डोम क्या करते हैं कि जो पुरुष होता है, पुरुष का जो ग्लांस पेनिस होता है, वहीं पे ये कॉन्डोम को लगाया जाता है, जिससे जो पुरुष का जो स्पर्म होता है वो उसी के अंदर भर जाता है। उसका आकार ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ये रबर का। ठीक है, तो इसी के अंदर स्पर्म भरा रहता है और इसको भगा दिया जाता है बाहर। तो क्या होता है? जो ओवम होता है, अंदर जो ओवम होता है, ओवम से स्पर्म नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण से बच्चे नहीं पैदा होते हैं। ठीक है, ये वो बैरियर मेथड का कॉन्डोम। इससे क्या होता है? इससे गर्भधारण से आप बच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यदि आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, HIV, सिफिलिस, गोनोरिया, यानी हेपेटाइटिस वगैरह, इन सब बीमारियों से आप बच सकते हैं। यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से आप बच सकते हैं, पुरुष यदि कॉन्डोम यूज़ करते हैं तो। इसके बाद इसको लिख लीजिए, लिख लिए? अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो बैरियर विधिया में सबसे पहला आप लिखेंगे कॉन्डोम जो पुरुष यूज़ करते हैं, और फिर डायाफ्राम, और फिर कुछ जेली आती हैं और क्रीम आती है। जेली क्रीम कहाँ पे लगाई जाती है? जेली क्रीम और डायाफ्राम लगाई जाती है महिला में। ठीक है, डायाफ्राम का यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे हमारे में पुरुष में कॉन्डोम का यूज़ होता है, इसी तरह क्या होता है? जेली फिश हो गया, है ना, और आपकी हो गई ग्रीवा टोपी हो गई, जेली फिश हो गया, ग्रीवा टोपी हो गई। ग्रीवा टोपी के नाम से आता है, जो सर्विक्स होता है उसमें टोपी लगा दिया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया शुक्राणु नाशक क्रीम हो गया, लिख लीजिए इनको, शुक्राणु नाशक क्रीम। ठीक है, ये हुआ कॉन्डोम, डायाफ्राम, जेलीफिश, ग्रीवा टोपी, महिला ग्रीवा टोपी, शुक्राणुनाशक क्रीम, ये सब किस में होता है? ये सब महिला में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कॉन्डोम के बारे में आप समझ चुके हैं। अब मैं इसको मिटा दूं। अब हम लोग देखते हैं डायाफ्राम के बारे में। ठीक है, मिटा दूं ना ऐसे? चलिए इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम भी एक पतली रबर का बना होता है। किसका बना होता है? पतली रबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटेक्स का बनता है, और ये रीयूजेबल होता है। इसको कई बार यूज़ किया जाता है, कई बार प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे जो कॉन्डोम का इस समय प्राइस है वो करीब 5 से 10 रुपए का एक कॉन्डोम पड़ता है, लेकिन जो डायाफ्राम का प्राइस है वो लगभग 100 से 150 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो ये कॉस्टली आता है, ये महंगा आता है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है? कई बार इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको धुल के रख दिया जाता है, फिर जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान फिर यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो कॉन्डोम को एक बार यूज़ कर सकते हो, डायाफ्राम को कई बार रीयूजेबल होता है। ठीक है, तो कई बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी हो गई, जेली क्रीम हो गई, शुक्राणुनाशक क्रीम हो गई। ये क्या होता है? शुक्राणुनाशक क्रीम क्या होता है कि महिला सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अपने जो सर्विक्स है वहीं पे लगा लेती हैं उस क्रीम को, जिससे क्या होता है, जब शुक्राणु उनके अंदर प्रवेश करता है तो वो जो जेली होती है, वो जो क्रीम होती है, वो शुक्राणु की मोटाइल, शुक्राणु में जो चलते हैं ना, दौड़ने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे शुक्राणु ओम से नहीं मिल पाते, बच्चे नहीं पैदा होते। ठीक है, तो डायाफ्राम में आप इतना लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि डायाफ्राम स्त्री के उपयोग में लाया जाता है। डायाफ्राम रबर के बने रोधक होते हैं। फिर लिखेंगे ये डायाफ्राम क्या करता है? शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकता है। शुक्राणुओं को डायाफ्राम प्रवेश करने से रोकता है, और डायाफ्राम का पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका हम लोग पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका काम होता है शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकना। शुक्राणु प्रवेश करने से रोकना, यही हुआ डायाफ्राम का उपयोग।
ठीक है, इतना हो गया। तो आप समझ चुके प्राकृतिक विधियां, बैरियर विधियां, इन दोनों विधियों को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, लिख लेंगे ना, बताओ। चलो इन दोनों विधियों को आप लोग लिखो। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और उन विधियों के नाम है गर्भ निरोधक, यानी कि गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। मतलब यहाँ तक समझ आया ना यार, बहुत बहुत पता है, वीडियो में पता है बहुत मेहनत भी लगती है पढ़ाने में, और आप लोगों को एक अलग तरीके से, एक नए अंदाज से पढ़ाते हैं, तो भैया मेहनत भी लगती है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, इसीलिए इसी तरह आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी कोई और दूसरी चीज़ें नहीं हैं, आप लोगों को एक बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी विधियाँ। क्या पढ़ेंगे? जो गर्भ निरोधक है उसकी अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ में सबसे पहले विधि आती है IUD। क्या आती है? IUD, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, IUD अस्थायी विधियाँ। अभी आप लोग प्राकृतिक और बैरियर पढ़ चुके हैं। अब लगता है लेक्चर बहुत लॉन्ग हो चुका है, अब हम लोग अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, करीब 2 लेक्चर में इसको, 2 या 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो IUD के बारे में देख लीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में IUD के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा, क्योंकि बहुत फिर नेक्स्ट क्लास भी लेनी है और भी मुझे कुछ काम है। ठीक है, तो बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, बताइएगा। नीचे रिस्पांस आप लोग जरूर देखिए। देखिए 300-400 लोग हमें देख लेते हैं वीडियोस में, लेकिन कमेंट आते हैं 20, 30, 40, 50 कमेंट आते हैं, लाइक 15-20 आते हैं। ये सब क्या है आप लोगों का? थोड़ा सा है ना, आप लोग कुछ किसी से भी कुछ ले रहे हैं तो भैया कुछ देना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं, मैं आपसे मांग रहे, बस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और देखिए हमारे चैनल पे 80% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं और चले जाते हैं, 20% लोग ही सब्सक्राइब वगैरह ऐसा कुछ करते हैं। तो भैया आप लोग भी थोड़ा सा है ना करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तभी हम लोग थोड़ा सा आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों का फुल सपोर्ट रहा तभी इसका पार्ट 2 इसी चैनल बायोमन पर आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे IUD के बारे में, पूरा चैप्टर क्लियर और बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा। तो आप लोग बताइए जो आप आज पढ़े हैं अभी कैसा लगा है आपको। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।